आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो भूगोल का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधनों कितने प्रकार के होते हैं, उनके वर्गीकरण कितने श्रेणियों में उसको विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं और समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं और स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं और विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, संसाधनों का विकास कैसे होगा, संसाधन नियोजन, भू संसाधन क्या है, भारत में भू संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग भारत में भू प्रयोग प्रारूप के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब भूमि का उपयोग किस रूप में हो रहा है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय को पढ़ने वाले हैं। मृदा संसाधन जिन्हें मिट्टी संसाधन भी कहा जाता है, मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा मतलब मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा और लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थल स्थलीय या मरुस्थल मृदा, ये वन मृदा और मृदा अपर्दन और संरक्षण, ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए, पहला इसमें बताया गया है संसाधन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही संसाधन दिया गया है। संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ दिया गया संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। क्वेश्चन में इसी तरह आएगा कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी उपलब्ध हैं, जो आर्थिक रूप से संभव तथा सांस्कृतिक रूप से मानवीय है, एक संसाधन कहलाता है। इसे साधारण सी भाषा में हम बोल सकते हैं वे सारी वस्तुएं जो हमारी नज़र में दिखाई दे एवं हमारी आवश्यकता को पूरा करता हो, उसे हम संसाधन कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा और इसे नोट्स कॉपी में आप लिखते जाइएगा। इसमें थोड़ा किताबी भाषा दिया गया है, हम अपने जो पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से हम बता रहे हैं सभी, ठीक है। इसको साधारण सी भाषा में करने का प्रयास कर रहे हैं पूरा फुल। चलिए नेक्स्ट है संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, यहाँ बताया गया संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। और संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है, संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाए, बताया गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में इसी तरह बताएगा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव और जैव को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पूरा। नेक्स्ट है समप्यता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए समप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के इसमें बताया गया है, तीन इसमें बताया गया है। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। विकास के स्तर पर संसाधन को इसमें बताया गया है, देखिए संभावी संसाधन, विकसित संसाधन और भंडार संचित को संसाधन। चलिए आज पढ़ते हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो होते हैं, अब सभी लोग को पता होगा। उत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो होते हैं। जैव संसाधन, जिन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है तथा जिनमें जीवन व्याप्त है, जीव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। इसको बात को ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि जैव संसाधन वह संसाधन है जिनमें जान हो, जैसे कि मनुष्य में जान है तो ये जैव संसाधन है, पेड़ पौधे में जान है तो ये भी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बनाकर इसमें पूछ सकता है जैक बोर्ड कि मनुष्य कौन सा संसाधन है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि जिसमें जान होता है वो जैव संसाधन और जिसमें जान नहीं होता है अजैव संसाधन।
नेक्स्ट देखिए, अजैव संसाधन को भी पढ़ा बताइए देते हैं। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं। इस बात को गौर से सुनिएगा थोड़ा। अजैव संसाधन वह संसाधन है जिन वस्तुओं में जान नहीं होता है, जैसे निर्जीव वस्तुओं से बने सारे संसाधन जो निर्जीव चीज से बना हुआ, जैसे सूखी लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, ये सभी में जान नहीं होते हैं। देखिए यहाँ धातुएं दिए हैं, चट्टानें, पत्थर, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग। संप्रेयता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, ठीक है। संप्रेयता के आधार पर संसाधन 2 होते हैं, आप लोग तो जानते हैं, पहले बता दिए थे। संप्रेयता के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 2। नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य और वन जीवन। इसमें बताया गया है कि नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिनका उपयोग हम एक बार करके बार बार कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, वन, जल, ये सभी को हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन देगा, ये फिक्स है। अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो क्वेश्चन यही नवीकरणीय और अनवीकरणीय, अजय अजय, ये दोनों में से यही से 2 क्वेश्चन बन सकता है। यही पूछ देगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए, ये अंतर स्पष्ट करिए। और ये देखिए 1-2 नंबर में 1 नंबर ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन जब पूछेगा इससे तो 5 नंबरिया पूछेगा, फिक्स है। 5 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है, प्रत्येक साल पूछता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों के बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जैसे तेल, कोयला इत्यादि। देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका हम एक बार प्रयोग करके पुनः हम उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे तेल, एक बार हम लोग गाड़ी में, जैसे बाइक में तेल डलवाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डलवाते हैं, फिर चला लेते हैं, क्या उनको हम पुनः उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग बताइएगा कि सूखी लकड़ी कौन सा संसाधन है? सूखी लकड़ी कौन सा संसाधन है? नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घरों व अन्य जायदाद। देखिए निजी का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट वस्तुएं, जैसे कि कोई भी संपत्ति है, ठीक है, जो किसी निजी मतलब अपना कोई प्राइवेट चीज पर उनका अपना अधिकार हो, ठीक है, निजी व्यक्तियों के हाथों में होता हो, तो सरकारी नहीं, ये खुद का। जैसे अपना घर जो बनाया है तो तुम्हारा घर तुम्हारा हो गया, सरकार का थोड़ी हो गया। तो वही जो है वो है व्यक्तिगत संसाधन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मालिक निजी व्यक्ति होते हैं, मालिक निजी व्यक्ति होते हैं। देखिए हम वही बताएं कि आप लोग जो घर जिनका है वो मालिक होते हैं तो निजी व्यक्ति होते हैं, ये सही सी बात है। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक है। और है कि जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं। देखिए सामुदायिक स्वामित्व के वाले संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक व्यक्ति को ना होकर पूरे समाज का उसमें अधिकार हो, ठीक है, अधिकार हो, उसे हम सामुदायिक स्वामित्व संसाधन कहते हैं। जैसे पार्क, देखिए अगर पार्क बनता है तो पूरे समाज के लिए बनता है, ठीक है। कोई अपना निजी पार्क बनाता है जिसे वो टिकट लेता है, पैसा लेता है, तो अपना बिजनेस चलाता है। पिकनिक स्थल, जैसे कि झारखंड का पिकनिक स्थल मान लेते हैं काटी डैम, ठीक है, वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो सभी के लिए मनाने के लिए वहाँ है, ठीक है। खेल का मैदान हो गया, ठीक है, ये जो फील्ड हो गए खेलने के लिए, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तीसरा कौन सा है? राष्ट्रीय संसाधन। गौर कीजिएगा,
देश में पाए जाने वाले देश में पाए जाने वाले देश में पाए जाने वाले हर राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। देश में पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन, ठीक है, वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया सरकारी स्कूल, ठीक है, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी वस्तुएं जो कुछ भी पाए जाते हैं, ठीक है, वो देश में पाए जाने वाले सारे वस्तुएं क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे तकनीकी तौर के सभी संसाधन राष्ट्र के होते हैं। जैसे बड़ा बड़ा कोई मशीन लगता है, रेलवे स्टेशन हो गया, रेल हो गया, ये सभी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में बताया गया है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। देखिए, जो समुद्र है तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूर, ठीक है, 200 किलोमीटर दूर से परे, ठीक है, 200 किलोमीटर दूर से परे महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जो महासागर होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई महासागर है, ठीक है, अब उनमें तुम कोई अलग कंट्री से आकर तुम्हारे कंट्री में आ जाए, मतलब भारत से कोई चीन वाला आ जाएगा, भारत समुद्र में आ जाएगा और बोलेगा यहाँ का सारा मछली हम पकड़ के ले जाएंगे, तो ये राष्ट्रीय हित के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रीय संसाधन में उनके अनुमति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया उनके सहमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है, आप लोग इसको फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है, नोट्स कॉपी बना लीजिएगा, बहुत एग्जाम में हेल्पफुल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर, ठीक है, विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए पहला है संभावी संसाधन। कौन सा संसाधन, संभावी संसाधन, ठीक है, संभावी संसाधन, और कि वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए भारत में पश्चिम भाग, राजस्थान एवं गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना। देखिए संभावी संसाधन का मतलब संभाव, मतलब मन में संभव है कि वहाँ ऐसा संसाधन है, लेकिन वो मन में केवल सोच रहा है, ठीक है, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे कि पश्चिम भाग में, ठीक है, भारत के पश्चिम भाग में, राजस्थान एवं गुजरात में, देखिए गुजरात में इसमें बताया गया है, इससे आप लोग समझ जाइएगा। गुजरात में बताया गया है, गुजरात में पवन ऊर्जा, वहाँ अत्यधिक वायु चलता है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, ठीक है, वहाँ गुजरात में पवन ऊर्जा को अपार संभावना बताया गया है। चलिए आगे बताया गया है विकसित संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया गया है, मतलब उसको सर्वेक्षण पूरी तरीका से कर लिया गया है और उनको क्या क्वालिटी, उसमें क्या खासियत है, ठीक है, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लोहा निकल गया, ठीक है, और उसको पता है कि सभी को पता है वो लोहा में ताकतवर एक धातु है, तो उसको मजबूत माना जाता है, जिससे घर वगैरह, पुल वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो ये गुणवत्ता वाले जो होते हैं, जिनका पावर मतलब क्वालिटी हमें पता चल जाता हो, वो आते हैं विकसित संसाधन के अंतर्गत। भंडार संसाधन, देखिए नेक्स्ट में है भंडार संसाधन, ये आते हैं विकास के आधार पर, ठीक है, भंडार संसाधन। भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल, दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। देखिए
हो रहा है कि भंडार संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, मतलब इसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उससे यौगिक है, जिसे ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। मतलब हाइड्रोजन अभी वर्तमान में आप लोग सुने होंगे कि जो रतन टाटा ने अडानी जी हैं, ये एक जो है ट्रक का मॉडल तैयार किए हैं जो हाइड्रोजन से चलेंगे वो, ठीक है। यहाँ देखिए बता दिया गया है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। तकनीकी ज्ञान में इसका संभव नहीं है, मतलब हमको पता है बोलिए काम कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी के आधार पर हमें ज्ञान का अभाव ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से उसको पर नॉलेज नहीं है, ठीक है, ये बताया गया। संचित कोष वैसे संसाधन जो भंडार, ठीक है, वैसे संसाधन जो भंडार का ही हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, वैसे जैसे बांधों में जल, वन इत्यादि संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। इसमें बताया गया है कि वैसे संसाधन जो भंडार का ही एक हिस्सा है, ठीक है, ये नेक्स्ट में जो हम लोग पढ़े भंडार संसाधन उसका हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है। जैसे हम लोग बांध का निर्माण करते हैं, अगर बांध को हम एक साइड से मान लो थोड़ा खोलते हैं और वहाँ अगर हम लगाते हैं बिजली का उत्पन्न कर सकते हैं बहुत तरीके से, तो वो रहा है कि उसी तरह तकनीकी द्वारा किया जा सकता है, परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांधों में जल, ठीक है, वन आदि संचित, जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब किया जा सकता है लेकिन अभी तक किया गया नहीं। जैसे बांधों में जल, ठीक है, वो जल से कुछ न कुछ जरूर बन सकता है, ठीक है, वन इत्यादि संचित कोष के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए आते हैं संसाधन का विकास। संसाधन का विकास हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन में अगर पूछ देगा संसाधन का विकास आप कैसे करिएगा, वर्णन करें, ठीक है। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जीवन के लिए जो संसाधन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी को पता होगा, हाँ बिल्कुल पता है। हो रहा कि ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसीलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्या पैदा हो गई है। देखिए संसाधन मानव जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जो इंसान था उनको वो सोचने लगे कि जो ये संसाधन ये प्राकृतिक द्वारा हमें मिला है और उनका अंधाधुंध उपयोग किया गया, ठीक है, जिनके फलस्वरूप निम्नलिखित प्रकार के अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। पर कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। देखिए कोई एक बिजनेसमैन होता है, अगर मान लो हमारे झारखंड में कोयला निकलता है झरिया, ठीक, धनबाद में, अगर कोई कंपनी वाला को या कोई व्यक्ति को मान लो कोई नेता को ही लालच लग जाएगा तो वो कोयला को वहाँ खत्म करने पर लग जाएगा, अपना बिजनेस को पैसा कमाने में लग जाएगा। तो ये कारण है कि वहाँ संसाधनों का ह्रास होता है, मतलब संसाधन हमारे जो हैं वो खत्म हो रहे हैं, आने वाले पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर रहेगा तभी ना उपयोग कर पाएंगे जी। नेक्स्ट आगे बताया गया है समाजों के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचित संचय जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच संसाधनों का बांटा जाना। देखिए इसमें बताया गया कि समाज के प्रति जो लोगों के हाथों में संसाधनों का संचयन है, ठीक है, इस लाइन को देखिएगा गौर से, ठीक है, हो रहा है कि समाज के, ठीक है, समाज के ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब, ठीक है, गरीब में बंट जाना। संसाधन तो सबके पास है, लेकिन देखिए हो रहा कि समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधन का संचयन हो जाना, ठीक है, थोड़े हिस्से में चल गया गरीब के पास, बुरा कि जिसमें समाज के दो हिस्सों संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन। अमीर तथा संसाधनहीन का मतलब जिनके पास कोई संसाधन नहीं है यानी गरीब के बीच संसाधनों को का बट जाना, अमीर और गरीब के बीच बट गया है संसाधन। ये हमें संसाधन का विकास नजर आ रहा है, ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है सब। और बताया कि संसाधनों के अंधाधुंध
शोषण ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट को पैदा किया, जैसे भूमंडलीय तापमान, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि। देखिए, हमारे जो संसाधन के कारण और उनका अंधाधुंध प्रयोग के कारण वैश्विक परिस्थितियों संकट हो गया, मतलब पर्यावरण में कुछ असंतुलन हो गया है, वातावरण में पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, भूमि का निम्नीकरण हो गया है। ओजोन, देखिए ओजोन परत जो है एक महत्वपूर्ण परत है। ये सूर्य के जो किरण आते हैं, ठीक, पैरामैग्नेटिक किरण को रोकते हैं, ठीक है। ये ओजोन परत पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। मानव जीवन, देखिए नेक्स्ट में बताया गया है मानव जीवन के बारे में, ठीक है। मानव जीवन के बारे में बताया गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। समाज में अगर कोई गुणवत्ता निकल गया, कोई संसाधन निकल गया, ठीक है, तो वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। और नेक्स्ट बताया गया है इसमें, संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य है ऐसे विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अपेक्षा ना करे। इसमें बताया गया है संसाधन का उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत का मतलब होता है कि हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हमें संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपेक्षाकृत उनके लिए कुछ संसाधन रहने देना चाहिए, जिनमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए, ठीक है, वो कुछ बचे। संसाधनों का नियोजन, ठीक है, संसाधनों का नियोजन का मतलब हम समझते हैं आज। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणवत्ता और एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना शामिल होते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश में कोई संसाधन निकल जाता है, ठीक है, हमारे कोडरमा जिला में अब्रक निकलता है, तो ये खनिज जो निकलते हैं ये तो महंगा होते हैं, ये रोजगार के अवसर दे सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, झारखंड के लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा। आप स्टूडेंट हैं, इस बात सहमत हैं या नहीं है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं ठीक है, संसाधनों का विकास, ठीक है, संसाधनों का विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, ठीक है। संसाधन को जो प्रौद्योगिकी कौशल, मतलब कोई संसाधन मिल गया तो प्रौद्योगिकी के द्वारा कौशल उसको स्थागत नियोजन ढांचा तैयार कर देता है, तुरंत लगा देता है फैक्ट्री, काटो मार्बल निकालो, कोयला निकालो और पूरा विदेश में लगा के बेचो, पैसा कमाओ। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित है। ये जो विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में दोनों में समन्वय स्थापित है, ये दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है, ये बताया गया है, ठीक है। चलिए भू संसाधन के अंतर की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लोग भू संसाधन के नज़दीक आ गए हैं, ठीक है। चलिए, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो भूमि है, क्वेश्चन में अगर पूछ देगा भूमि कौन सा संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हो रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। हो रहा है कि सभी जो संसाधन है, प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं, ये भूमि पर ही आधारित है। सभी कहाँ है? भूमि पर है, ठीक है। आगे बताया गया है भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जो है एक क्या है? सीमित संसाधन है, इसीलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जो भूमि जो है
एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन इनका प्रयोग हम लोग जो करते हैं, कहीं खदान बना देते हैं, गड्ढा करते हैं। अभी देखिए हर राज्य में बोरिंग चल रहा है, गर्मी का टाइम आता है ग्रीष्मकाल, और देखिए बोरिंग ही बोरिंग, मतलब पूरा धरती को छेद करके रख दिया गया है। ठीक है, तो आने वाले समय में प्रलय जरूर आएगा एक बार, और ये सभी का जानलेवा साबित हो सकता है। चलिए, महत्वपूर्ण कुछ इसमें बताया गया है कि हमारे देश में लगभग भूमि जो है, ठीक है, वो किन किन क्षेत्रों में कितना कितना किसमें लगा है, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। देखिए पहला इसमें बताया गया है कि लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, ठीक है, मतलब फील्ड है, मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। ये भी परती है, ठीक है, हम लोग गांव के भाषा में, ठेठ भाषा में बोलते हैं खाता बरिया परती है, ठीक है, तो परती है। नेक्स्ट है, इसे बताया गया नेक्स्ट दूसरा कि लगभग 30% भू क्षेत्र परिविस्तृत रूप से पर्वत स्थित है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और परिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये 30% जो है वो कहाँ अच्छे लगे हैं पता है, पर्वत में, ठीक है, जो बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। जो नदी निकलते हैं और वहाँ आते हैं टूरिस्ट लोग घूमने के लिए, पर्यटक लोग आते हैं, उन पर ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार के पर्यटक के लिए महत्वपूर्ण है। जो कितना प्रतिशत, 30%, ठीक है, 43% की जो है मैदानी क्षेत्र है, यह कृषि उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। 27% हिस्सा, देखिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, इसमें बताया गया 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है, जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय है। 27% है जिनमें खनिज की मात्रा अत्यधिक है, ठीक है, अपार संचय कोश है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग का प्रारूप कहाँ कहाँ होता है, इसे बताया गया है। चलिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, ठीक है, भौतिक कारक जैसे भू-आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, ठीक है, भौतिक कारक जैसे भू-आकृति, भौतिक कारक का मतलब होता है भूमि का कारक कैसे है, ठीक है, तो बोल रहा है भू-आकृति और जलवायु और मृदा, ये 3 कारक हैं भौतिक कारक, ठीक है, इनके 3 तत्व। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पहला बोल रहा है कि मानवीय कारक, ठीक है, मानवीय कारक में पढ़ते हैं जैसे जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन अगर इसमें पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32.8, इसका लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगर डिटेल में पूछेगा तो ये बता दीजिए 32.8 रहेगा ऑप्शन, तो इसी को मैं टिक मारिएगा, बस खत्म। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन, एकदम एमसीक्यू में पूछेगा फिक्स है, VVI इसको मान लीजिए, ठीक है, परंतु इसके 93% भाग, 93% भाग कितना, 93% भाग के ही भूउपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़ अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं है। हमारे भारत का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन क्या बताएं, उधर पाकिस्तान कश्मीर में चल रहा है, और यहाँ बता रहा है कि 93% भाग के ही भूभाग उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। बताइए तो। आइए, भूमि का निम्नीकरण कैसे हो सकता है। भूमि का निम्नीकरण और संरक्षण, ठीक है, उनके उपाय। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अगर हम लोग वन को उजाड़ देंगे
पशु ले जाएंगे जंगल में, पेड़ पौधे को पूरा खत्म कर देंगे, खनन कर देंगे। भूमि का निम्नीकरण मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, भूमि का निम्नीकरण को रोकने का उपाय वन रोपण, वृक्ष को अत्यधिक लगाना, पेड़ पौधे को लगाओ। ठीक है, चरगाहों को उचित प्रबंध, हम लोग जंगल में चरगाह उचित प्रबंध कर सकते हैं। पशुचारण पर नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है पशुचारण, वही हम पहले बताइए, पशुचारण को हम रोक सकते हैं। और बताया गया है पशुचारण के बाद है ये रेतीली टीलों को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिर, जो रेतीली झाड़ी है, ठीक है, रेतीली टीलों मतलब जो बने हैं बालू से, उनको कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिर करना। और जो रेत होते हैं ये वायु में उड़ जाते हैं, ठीक है, इसीलिए उसको बताया गया कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थगित करना, या इधर से उधर ना जा सके। ठीक है, फिर वो रहा है कि बंजर भूमि का उचित प्रबंध, जो बंजर भूमि है उस पर कोई हम लोग जहाँ खेती बाड़ी नहीं हो रहा है तो वहाँ कोई हम लोग उद्योग लगा सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं और भूमि का निम्नीकरण से बचा सकते हैं। खनन पर नियंत्रण, अगर हम लोग खदान खनते हैं कुछ भी करते हैं उन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आते हैं मृदा संसाधन के बारे में। इस चैप्टर को आज हम पूरा खत्म कर देंगे, वीडियो पर बने रहिएगा। मृदा संसाधन, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसको पार्ट 2 मिलेगा आपको।